तो देखिए, जब क्लासें हमारी अपलोड होती हैं तो काफी सारे बच्चों का एक कॉमन सा प्रश्न रहता है कि सर थोड़ा सा हमें जो फिजिक्स आप पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा पहले की अपेक्षा डिफरेंट लग रहा है। तो जी बिल्कुल, यह बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है और आपको ऐसा लगना बिल्कुल जायज है, क्योंकि जो आपने अभी कक्षा 10वीं पढ़ करके कक्षा 11वीं में आए हैं, कक्षा 10वीं का जो लेवल था ना वह अलग था, बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। जो कक्षा 10वीं का जो सिलेबस था बिल्कुल ही डिफरेंट था, कक्षा 11वीं का जो सिलेबस है बिल्कुल ही डिफरेंट है। और यदि आपको फिजिक्स से दिल लगाना है और यदि आपको आईआईटी और जेई, आईआईटी जेई और नीट जैसे एग्जाम अगर नीट और एनडीए जैसे एग्जाम को अगर आपको क्रॉप करना है, एनडीए जैसे एग्जाम को यदि आपको क्रॉप करना है, तो बस मेरी एक बात आप मानिए, मेरी एक राय आप मानिए कि देखिए, जो भी आपका चाहे 11th का फिजिक्स हो, चाहे 11th का केमिस्ट्री हो, चाहे 11th का बायोलॉजी हो, सभी टॉपिक और चैप्टर एक दूसरे से इस प्रकार कनेक्टेड हैं कि यदि किसी भी प्रकार से अगर आप एक टॉपिक पिछला छोड़ देते हो तो आगे आने वाली टॉपिक में आपको दिक्कत होने वाली है। दूसरी चीज कि अभी जो यहाँ का सिलेबस है, जो यहाँ का स्टेटस है आपके सिलेबस का, उस स्टेटस में और कक्षा 10वीं के स्टेटस में एकदम यूं समझिए कि इतने का अंतर है। इतनी बड़ी सीढ़ी आपको इकट्ठा चढ़नी है तो थोड़ा सा तो दिक्कत आएगी ना। उसके लिए मात्र एक ही उपाय है कि आप पार्ट 1 से, चैप्टर नंबर 1 से कम 10 लेक्चर आप एकदम रेगुलर अटेंड करो। 10 लेक्चर चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए, एकदम ध्यान कंसंट्रेट करके 10 लेक्चर आप जरूर देखो। और जब 10 लेक्चर आप देख लेंगे ना कंटिन्यू, तो आपको एकदम चीजें समझ में आने लगेंगी कि आखिर फिजिक्स आपको क्या बताना चाहता है, फिजिक्स आपको क्या पढ़ाना चाहता है। और फिजिक्स में आपकी धीरे धीरे रुचि, जब आप लगभग 10 चैप्टर देख लेंगे तो रुचि आपकी धीरे धीरे फिजिक्स में बढ़ने लगेगी। और जब किसी भी चीज को पढ़ने के लिए रुचि आप में होती है, जब इच्छा आप में होती है, इच्छा शक्ति जब आप में होती है, तो वह चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती है और उन चीजों से आपको धीरे धीरे चलकर प्यार होता चला जाता है। तो बच्चों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 1 को तो मैं साइड में कर दे रहा हूं क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो था आपका वह इंट्रोडक्शनल था। और चैप्टर नंबर 2 देखिए क्या था कि सबसे पहले हमने भौतिक राशि को समझा। अब देखिए, भौतिक राशि की शुरुआत कहां से हुई। अगर किसी नए घर का निर्माण करना है तो आपको उस घर में क्या क्या मटेरियल लगता है उस चीज को सबसे पहले जानना होगा। तो देखिए, घर में क्या क्या मटेरियल लगता है, जैसे आपका बालू हो गया, ईंट हो गया, सीमेंट हो गया और लकड़ी इत्यादि जिसका दरवाजा इत्यादि लगाते हैं। यानी कि मतलब आपको लगभग घर में जो जो चीजें चाहिए घर को बनाने के लिए उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जब आप फिजिक्स को स्टार्ट करना शुरू करते हैं, फिजिक्स को पढ़ना जब आप शुरू करते हैं, तो वहां भी आपको कुछ इसी प्रकार की जरूरत होती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिजिक्स को बनाती हैं। जैसे घर बनाने के लिए आपको ईंट, बालू, बोल्डर, पत्थर इत्यादि चाहिए होता है। ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स के निर्माण के लिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको भौतिक राशियों की जरूरत है। जिस प्रकार से आपके एक घर के अंदर ईंट, बालू, सीमेंट इत्यादि हैं, ठीक उसी प्रकार से भौतिक राशियां हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, वेग, संवेग, चाल, द्रव्यमान, घनत्व, ये सब जो हैं आपकी, ठीक उसी प्रकार से वो सारी थिंग्स हैं जो आपको घर बनाने में चाहिए होता है। उसी प्रकार से फिजिक्स को बिल्ड करने के लिए, फिजिक्स का निर्माण करने के लिए आपको भौतिक राशियों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने भौतिक राशियों को समझा। उसके बाद देखिए, भौतिक राशि के मात्रक आए कि आखिर इस भौतिक राशि वे होती हैं जिनको नापा जा सकता है। तो आखिर भौतिक राशि को जब नापा जा सकता है तो भौतिक राशि को हम मापेंगे किसमें, तो उसके लिए आया मात्रक। आपने मात्रक को समझा। उसके बाद देखिए, अब मात्रक तो कई पद्धति के होते हैं, तो वहां पे एक ऐसी चीज हमको आवश्यकता पड़ी, एक ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ी जो कि उस राशि का केवल व केवल इकलौता हो, केवल व केवल एक हो, जिसके लिए आया हमारा बीमा। अब जब बीमा आया, किसी भौतिक राशि के बीमा आया और बीमा बनाना, बीमा निकालना, बीमा क्या होती है, यह चीज हमने समझ लिया, तो आखिर उस बीमा का उपयोग भौतिक विज्ञान के अंदर कैसे है, इस चीज को हम लोग पढ़ रहे थे। जिसके पहले वीडियो में जिसके मतलब अनुप्रयोग का जो पहला वीडियो हमारा था, उसमें हम लोगों ने यह सीखा कि जो आपकी बीमा है, बीमा के प्रयोग द्वारा हम कैसे किसी भौतिक
विज्ञान के नियमों को, भौतिक विज्ञान के सूत्रों की सत्यता की जांच कैसे कर सकते हैं कि वह सूत्र बीमा की दृष्टि से, मतलब कोई भी अगर विज्ञान के अंदर सूत्र है, भौतिक विज्ञान के अंदर सूत्र है, तो उसमें बीमा को अप्लाई करके हम ये कैसे जांच कर सकते हैं कि वह सूत्र सत्य है अथवा असत्य है। या दूसरा अनुप्रयोग हमने क्या पढ़ा कि भौतिक विज्ञान का जो भी सूत्र आपका बना है, जैसे आपका F बराबर m में, E बराबर mc स्क्वायर, ये सब जितने भी सूत्र भौतिक विज्ञान के अंदर हैं, इन सूत्रों में जैसे E बराबर mc स्क्वायर है तो E में और M में और C में संबंध क्या क्या है, इसके लिए भी हम बीमा का उपयोग करके ज्ञात कर सकते थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बीमा के अनुप्रयोग का, यह दूसरा लेक्चर है जो जिस आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से, मात्रक हमने बताया कि किसी भी एक राशि का एक से अधिक मात्रक हो सकते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि की एक मात्रक से उसको दूसरे मात्रक में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो भी बीमा के द्वारा। आज के वीडियो में हम एक फाइनली सीखने वाले हैं। 2-3 एग्जाम्पल हम लेंगे जिससे आपको यह कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए अब बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज, इस टॉपिक को समझने से पहले याद हो अगर आपको, तो एक चीज हमने आपको बताया था कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करना है, अगर आपको किसी भी भौतिक राशि को अगर आपको व्यक्त करना है, तो उस राशि को व्यक्त करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, उस राशि को व्यक्त करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, उस राशि को व्यक्त करने के लिए आपको चाहिए आंकिक मान और इनटू में उसके साथ क्या चाहिए, उसके साथ चाहिए आपको क्या, मात्रक, उसके साथ आपको क्या चाहिए, मात्रक। दूसरी चीज हमने आपको यह भी बताया था कि किसी भी भौतिक राशि की जो बीमा होती है, यानी कि जो डायमेंशन होता है, वह केवल व केवल कितना होता है, इकलौता होता है, एक ही होता है। चाहे उस भौतिक राशि को हम किसी भी मात्रक पद्धति के अंतर्गत लिख लें, लेकिन उसकी बीमा जो होती है, उसकी बीमा जो होगी वह कैसी होगी, इकलौती होगी, केवल व केवल एक ही बीमा उस भौतिक राशि की होगी। अब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें आंकिक मान चाहिए होता है और मात्रक चाहिए होता है। तो आइए हम सबसे पहले सूत्र बनाना आपको बताते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को अगर एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना है तो आप उसको कैसे बदलेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि आपको लिखा हुआ है कि 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर, जैसा कि पता ही है आपको कि होता है, जिसमें से आपका जो मीटर है वह अलग पद्धति का मात्रक है दोनों मात्रक लंबाई का ही। मीटर अलग पद्धति का मात्रक है, सेंटीमीटर आपका अलग पद्धति का मात्रक है लंबाई का। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, आंकिक मान यहां भी है आपका और मात्रक यानी कि इकाई यह है, मीटर है, इसका आंकिक मान यह है और इकाई इसका यह है। तो अगर हम देखें इसको तो इसमें क्या क्या लिखा है, इसका लिखा है आंकिक मान, और आंकिक मान को, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से, और आंकिक मान दो जगह यहां पे है तो हम 1 और 2 इसका नाम दे देते हैं। तो यह आपका है n1 और साथ में क्या है, इसके पास इकाई है यानी कि मात्रक है। तो n1 और मात्रक को हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं, मात्रक को यूनिट है तो यूनिट को हम u1 से प्रदर्शित कर देते हैं। इसी प्रकार से यह भी क्या है, आंकिक मान है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को ये n1 था तो यह आपका क्या है, n2 है, और यह आपका क्या है, मात्रक है यानी कि यूनिट नंबर 2 है। अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट में यस करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि जो बात हम समझाना चाह रहे हैं वे चीज आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, एक चीज इसमें और होती है बीमा, और हमने आपको बताया कि चाहे भौतिक राशि कोई भी हो, बीमा उसकी क्या होती है, इकलौती होती है, बीमा चेंज नहीं होता। दूसरा चीज कि अगर किसी भी राशि का अगर हम बीमीय सूत्र लिखते हैं तो उनमें 3 चीज होता है, क्या क्या, m होता है, l होता है और t होता है। लेकिन इसकी जो m की घात होती है, l की घात होती है और t की घात होती है, हर राशि के लिए अलग अलग होती है। तो हम किसी पर्टिकुलर राशि को तो ले नहीं रहे हैं, तो इसलिए इसका घात हमने मान लिया a, इसका घात मान लिया b और इसका घात हमने क्या मान लिया, c मान लिया। तो अब आइए हम इस बात को इस पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं n1 और n2 ये आंकिक मान है, यह तो आपका बदलेगा नहीं, तो n1 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। बात करते हैं u1 की, तो u1 यानी कि ये पहली मात्रक पद्धति है, u2 यानी कि यह दूसरी मात्रक पद्धति है। दूसरी चीज कि जो भी बीमा यानी कि जिस भौतिक राशि की बीमा है, चाहे मात्रक पद्धति ये हो चाहे मात्रक पद्धति ये हो, यह जो आपका मेथड है यह बीमा आपकी बदलेगी नहीं। तो इसके लिए जो u1 होगा वह क्या होगा, ma और l
बी और टी सी हो जाएगा, लेकिन यह पहली मात्रक पद्धति है इसलिए इसको M1 L1 और T1 ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे N2 को ऐसे ही ले लेंगे और यह आपका M की पावर A, L की पावर B और T के पावर C रहेगा, लेकिन यह दूसरी मात्रक पद्धति है इसलिए इसको 2, 2 और 2 लिख लेते हैं। अब हमको चाहे एक चीज का वैल्यू पता रहेगा, एक चीज का वैल्यू पता रहेगा, तो हमें मान लेते हैं कि N2 की वैल्यू पता है और N1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां से हम अगर N1 बराबर करें तो आपका यहां पे क्या है, N2 है, तो यहां पे N2 है और N2 के साथ में क्या है आपका M2 के पावर A और L2 के पावर B और T2 के पावर C है। और जब हम N1 का मान निकालेंगे तो इसको हमें बॉर्डर के इस पार भेजना पड़ेगा। यह इसमें इसके साथ किस में है, गुणा में है। जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये भाग में हो जाएगा क्या, M1 के पावर A और L1 के पावर B और T1 के पावर C, यह हो जाएगा। अब अगर इसको हम थोड़ा सा हल कर दें तो यहाँ पे N1 बराबर क्या निकलेगा, N1 बराबर निकलेगा, यहाँ है आपका N2, M और M दोनों MM है और दोनों की पावर M के पावर यहाँ भी A है और M के पावर यहाँ भी A है, तो यह पूरे के पावर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसके भी पावर B है, इसके भी पावर B है, तो यह पूरे के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और इसको T को हम यहाँ नीचे दिखा देते हैं तो इन दोनों के पावर क्या है, C है, तो इसका पावर आपका यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे M2 है और नीचे में क्या है, M1 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं M2 बटे नीचे में क्या, M1। यहाँ पे क्या है आपका B के साथ L2 बटे L1 है, तो यह आपका L2 बटे यह क्या हो जाएगा आपका L1। और T के साथ क्या है यहाँ पे T2 है, T2 बटे क्या हो जाएगा T1 और इसके पावर क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। और यह जो आपका दिख रहा है यह एक सूत्र के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। यह एक क्या किसके रूप में प्राप्त हो जाएगा, आपको यह एक सूत्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब इस सूत्र को लगा करके हम किसी भी राशि को उसको पता कर सकते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, 1 न्यूटन में कितने डाइन होगा, 1 जूल में कितने अर्ग होगा, ये सब चीजें हम पता लगा सकते हैं। जैसे अगर हमें इसमें से एक की वैल्यू पता रहेगी तो इसमें M1, जैसे अगर M1 और M2 की बात करें तो M1 यहाँ पे मीटर में है और इसमें यह किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये हमें पता है कि यह SI मात्रक है, यह क्या है, CGS मात्रक है। अभी आगे चलिए इसको जब हम अप्लाई करते हैं, बस इस सूत्र को अभी आप याद रखिएगा, इसे जब अप्लाई करना अभी हम अगले टॉपिक में जब आपको बताएंगे तो वहां पे चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों आपने अब तक सीखा क्या, अब तक आपने यह सीखा कि यदि आपको N1 और N2 में से किसी एक की वैल्यू पता हो तो आप उसका एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हो, जिसके लिए सूत्र आपका यह है। अब इस सूत्र को अप्लाई कैसे करते हैं, इस चीज को अगर आप समझ गए ना तो यह टॉपिक आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यह ध्यान देना है कि जैसे अगर यहां पे N2 है तो इधर M1 M2 मतलब ऊपर वाला जो अंश है सभी क्या हो जा रहा है 2 2, यानी कि M2 बटे M1, L2 बटे L1 और T2 बटे T1 हो जा रहा है। और अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए कि N2 इधर आ जाए और N1 इधर आ जाए तो यह भी क्या होगा, पलट जाएगा। ऊपर में M1 नीचे M2, ऊपर में L1 नीचे L2, ऊपर में T1 नीचे क्या हो जाएगा T2। आइए इसी चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, जो चीज अभी हमने बताया कि यहां पे अगर N2 आ जाएगा और इधर आपका N1 आ जाएगा तो यह सूत्र किसमें बदल जाएगा, M1 बटे M2 के पावर A और L1 बटे L2 के पावर B और T1 बटे T2 के पावर C। बस इतना सा चेंजेस हो जाएगा। अब सवाल हमारा जो है वह है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होंगे। अब देखिए ये जो डायन है वो जो आपके सपनों में आती है वो डायन नहीं है, DYNE। न्यूटन और डायन दोनों ही किसके मात्रक हैं, बल के मात्रक हैं। दोनों ही किसके मात्रक हैं, फोर्स के मात्रक हैं, बल के मात्रक हैं। न्यूटन आपका बल का SI मात्रक है और डाइन आपका बल का CGS मात्रक है। CGS मात्रक उसे कहते हैं CGS, जहां पे
लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को किस में मापा जाए, सेकंड में, उसे हम कहते हैं सीजीएस मात्रक। तो बल का जो विमीय सूत्र होता है यह हमें याद करना जरूरी है, क्योंकि वहां से m1 ml2 और T2 जो ये सब दिया है उसका मान निकल के आएगा। तो जो बल का बीमा होता है वह आपको जैसा कि पता हो, हमने कराया भी है, बल की जो बीमा होती है वह क्या होती है, mL/T⁻² होती है। किसकी बीमा, बल की बीमा। आइए अब इसमें हम क्या करते हैं, विमीय सूत्र इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा मैं इस सूत्र को जैसे बनाना बताया था उस प्रकार से वहां लेकर के चलते हैं। सबसे पहले क्या था, N1 U1 बराबर किसके था, N2 और U2 के बराबर था। अब यहां से N1 का मान दिया है कितना, 1 न्यूटन, यानी कि इसका N1 क्या है कि पहला आंकिक मान। तो पहला आंकिक मान आपका 1 दिया है, दूसरा आंकिक मान यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि ज्ञात करना है। तो N2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। U1 और U2 न्यूटन और डाइन के हिसाब से हम अप्लाई करेंगे, और किस पर अप्लाई करेंगे, इस सूत्र पर अप्लाई करेंगे। आइए हम सिस्टमैटिक ढंग से देखते हैं। यहां पे देखिए होगा क्या, N1 को हम फिलहाल अभी N1 रहने देते हैं। U1 के जगह पे हम क्या रखेंगे, सब कुछ यही रहेगा, बस 1 है, इसलिए यहां पे M1 L1 और T1 हो जाएगा। तो आइए उसको लिख देते हैं। यह क्या है, M1 L1 और T1, और T के इनवर्स कितना है, 2 है। बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा लिए। यहां पे आपका N2 है। अब U2 के जगह पे क्या रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, बस जहां पे M है, L है और T है वहां पे 2 हो जाएगा, यानी M2 L2 और T2। तो यहां आपका हो जाएगा M2 L2 और T2, और T2 का इनवर्स कितना है, 2 है। अब हमें ज्ञात करना है मान किसका, N2 का। यह आपका क्या है, N2 है, यह आपका N1 है। तो N2 का मान जब ज्ञात करेंगे, तो N2 को जब हम यहां से N2 का मान ज्ञात करेंगे, तो N2 के अलावा जो ये राशि है इसको उठा के बॉर्डर के इस पार लाना पड़ेगा। तो यहां पे आपका N1 है, और N1 के साथ में क्या है, M1 L1 और T के इनवर्स 2 है। और जब यह राशि उठा करके बॉर्डर के इस पार लाएंगे, N2 के साथ किस में थी, गुणा में थी, तो इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। M2 और साथ में L2 और T2 का इनवर्स हो जाएगा। अब यहां से देखिए हमें क्या करना है, M1 L1 और T1 का मान ज्ञात करना है। M1 L1 T1, M2 L2 और T2 का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कैसे करते हैं आइए हम बताते हैं। यहाँ पे N2 रहेगा, N1 का मान जैसे कि आपको पता है कितना है, 1 है। तो N1 की जगह पे हमने 1 रख लिया, और इस सूत्र में ये वाला सूत्र अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए 1 है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है आपका, यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे आप ऊपर में M और नीचे में क्या हो जाएगा, 2, और M की घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके साथ में L है, L1 यहाँ भी है, L2 नीचे है, तो L1 ऊपर और L2 नीचे। L1 और L2 की दोनों की घातें कितनी है, 1 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अगले क्रम में T है यहाँ पे, तो ऊपर में क्या है, T1 है, ऊपर में क्या है आपका T1 है, यहाँ पे T1 रहेगा, और नीचे में क्या है, T2 है, और इसकी घात कितनी है, इसकी घात आपकी कितनी है, -2 है। इसकी घात आपकी कितनी है, -2 है। अब यहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। M1 की क्या वैल्यू है, M2 की क्या वैल्यू है, L1 और L2, T1 और T2 की क्या वैल्यू है। आइए हम देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमें एक चीज पता है कि जो न्यूटन है यह बल का कैसा मात्रक है, SI मात्रक है, और जो आपका डायन है यह बल का कैसा मात्रक है, यह बल का आपका सीजीएस मात्रक है। यानी कि पहली पद्धति का जो मात्रक है वह SI है, यानी कि 1 1 1 पहली पद्धति जो जहां ली गई है उसमें हम SI मात्रक अप्लाई करेंगे, और दूसरी पद्धति जो है यानी कि डायन दूसरी पद्धति है, तो दूसरी पद्धति कौन सी है, सीजीएस है। तो जहां पे 2 2 2 लिखा हुआ है वहां हम सीजीएस पद्धति को अप्लाई करेंगे। आइए अप्लाई करते हैं बारी बारी से। यहां पे 1 है, M क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक होता है आपका किलोग्राम, और M2 क्या है, सीजीएस मात्रक। तो द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक किसमें होता है, जिसमें द्रव्यमान को किसमें मापा जाए, ग्राम में मापा जाए। तो द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, ग्राम में। इसकी पावर कितनी है, 1 है। इसके साथ में लंबाई, L क्या है, लंबाई। तो लंबाई का SI मात्रक, 1 का मतलब SI मात्रक, तो लंबाई का SI मात्रक मीटर, और लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर।
ये हो गया। समय t क्या है, आपका समय है, तो समय का मात्रक क्या होता है, आपका सेकेंड होता है, तो सेकेंड बटे यह क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, और इसकी पावर माइनस का 2 हो जाएगा। अब आइए आगे इसको हल करते हैं। देखिए ये तो आपका सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और एक के पावर कुछ भी हो जाए कितना मान आता है, केवल एक ही आता है। तो यहां से अगर हम n2 की वैल्यू देखें तो n2 की वैल्यू 1 में जब इसका गुणा होगा तो 1 ही होगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो क्या इस 1 किलोग्राम के जगह पे हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम में ही क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ग्राम लिखा हुआ है। तो नीचे हमने क्या लिख लिया, ग्राम लिख लिया। और इसका पावर कितना है आपका, इसका पावर 1 है। इसके साथ में क्या है, मीटर और सेंटीमीटर है। मीटर को अगर सेंटीमीटर में हम दर्शाएं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के जगह पे, 1 मीटर के जगह पे यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और नीचे कितना है, नीचे आपका सेंटीमीटर है, और इसकी पावर कितनी है, 1 है। और इसका जब 1 ये कट के 1 आ जाएगा, और 1 का जब चाहे कुछ भी घात हो, मान कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है। तो 1 का इसमें गुणा होगा तो मान में कोई दिक्कत होगा नहीं। ग्राम से आपका ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से आपका सेंटीमीटर कट जाएगा। तो यहां से n2 की वैल्यू कितनी आई, n2 की वैल्यू यहां से ये कितना है आपका 1000 है, और 1000 ये आपका कितना है, 1000 है, बीच में इनटू का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो, और ये कितना है, 100 है। तो यह आपका कितना हो जाएगा, 100। तो यहां से n2 की जो वैल्यू आई 10 के पावर कितनी, 10 के आगे जितना जीरो होता है, 1 के आगे जितना जीरो होता है वह उसके 10 के पावर में आ जाती है। तो 1 2 3 4 5 जीरो है 1 के आगे। जब इसमें गुणा होगा ना, इसका इसमें गुणा होगा तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 यानी कि 1 लाख आ जाएगा। और 1 लाख को हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 जीरो है, इसलिए 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो n2 का मान कितना आ गया, 10 टू द पावर 5। अब अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 माने होते तो इस समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हैं 1 न्यूटन। समीकरण नंबर 1 कितना है, 1 न्यूटन है। तो 1 न्यूटन लिख लिए, और साथ में बराबर का चिन्ह है, बराबर लिखा लिए। कितना, n2 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n2, और n2 का मान कितना निकल के आया, 10 टू द पावर 5। और इसके साथ क्या है आपका डायन, और वो वाली डायन नहीं है, DYNE। यहाँ से हमें पता चला कि जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होती है, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो बच्चों इस तरह से हम विमीय सूत्र का उपयोग करके किसी एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना सीख सकते हैं कि अगर आपके पास 1 न्यूटन है तो दूसरे मात्रक पद्धति में 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार वीडियो को देख सकते हैं। आइए एक बार सरसरी नज़र से मैं इसको दोहरा देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये कंसेप्ट हमने आपको बताया था, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान, तो यह भी आंकिक मान है, यह भी आंकिक मान है। इसके आंकिक मान को n1, इसके आंकिक मान को n2, और u1 और u2 क्या है, मात्रक को प्रदर्शित करता है। पहली पद्धति में मात्रक और दूसरी पद्धति में मात्रक। n1 और n2 का मान बदलेगा नहीं, मात्रक बदलने पर इसके साथ बस हम क्या करेंगे। दूसरी चीज आप जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा इकलौती होती है, चाहे मात्रक कितना भी मात्रक पद्धति बदल दिया जाए, बीमा का मेथड बदलता नहीं है, तो बीमा यही रहेगा। लेकिन यह पहली मात्रक पद्धति है इसलिए 1 1 ले लिए, और यह दूसरी मात्रक पद्धति है इसलिए 2 2 ले लिए। अब इसको ले लिए, यहां से हमें देखिए n2 की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो इसको उठा करके, इस चीज को उठा करके हमने क्या किया, बॉर्डर के इस पार ले आया, और n2 के साथ यह गुणा में था, इस पार जब आया, इस तरफ आया, तो इसके साथ किस में हो गया, भाग में हो गया। ये चीज आप जानते हैं। अब देखिए m1 और m2 की पावर, दोनों की पावर 1 और 1 है, सेम है, तो इसको हमने अलग रख लिया। L1 और L2 की पावर, दोनों की पावर 1 है, सेम है, तो इसमें रख लिया। और T1 और T2 की पावर, दोनों की पावर सेम है, -2 है, तो इसको हमने ये को लिख लिया, और ऊपर क्या लगा दिया, -2। अब दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि किस मात्रक पद्धति से किस मात्रक पद्धति में जाना है। SI मात्रक से CGS में जाना है, तो 1 वाला सारा क्या है, SI मात्रक है, तो M का SI मात्रक, L का SI मात्रक, T का SI मात्रक। 2 वाला क्या है, CGS मात्रक है, तो M का
सीजीएस मात्रक, एल का सीजीएस मात्रक और टी का सीजीएस मात्रक। यहाँ से सेकंड कट जाएगा, एक आ जाएगा। ये एक का स्क्वायर कोई भी हो उसका मान कितना आता है, हमेशा एक ही आता है। तो इसलिए ये पद तो आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल ये दोनों पद। तो इसको देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1 केजी को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, नीचे ग्राम है तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आएगा कितना 1000। 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, आपका 100 बचेगा। तो 1000 का जब 100 के साथ गुणा होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 10⁵ तो एक समीकरण नंबर, अगर इस समीकरण में हम इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे n2 का मान रख दें तो 1 न्यूटन में कितना डाइन आ रहा है, 10⁵ डाइन आ रहा है। अगर अब भी इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत रह गई हो तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको हर एक डाउट आपका क्लियर हो सके। अब एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमारा है उसमें हमें चेंज करना है, 1 जूल में कितने अर्ग, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं हमें ये बताना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जूल की, तो जूल किसका मात्रक है, जूल आपका कार्य का मात्रक है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक हम कह सकते हैं। तो जो कार्य की बीमा होती है, कार्य की जो बीमा होती है, अगर आपको पता हो तो कार्य की बीमा क्या होती है, ml2 और T−2। यह किसकी बीमा होती है, कार्य की बीमा होती है। अब इसको हमें बीमीय सूत्र लगा करके हमें यह बताना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। यह जो मान है आपका, यह मान n1 का है और यह जो मान आपका है किसका है, n2 का है। और हम सूत्र जानते हैं कि जो n1 और u1 है वह बराबर है किसके, n2 और u2 के। यह किसके होता है, बराबर होता है n1 और n2। हमें मान किसका ज्ञात करना है, n2 का मान ज्ञात करना है, यानी पुनः सूत्र आपका ये वाला अप्लाई होगा। तो अगर हम मान ज्ञात करते हैं इसका n2 का, तो हम ये सूत्र आपका काम में लेंगे, यानी कि n2 का मान हमको क्या करना है, n2 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमको किसका मान ज्ञात करना है, n2 का। तो n2 का मान ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र काम में लेंगे हम, लेकिन फिलहाल अभी उस सूत्र पे नहीं, मैं आपको एकदम बेसिक से ही समझा रहा हूं। तो यहां पे देखिए n1 को हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि आंकिक मान है, आंकिक मान बदलता नहीं है। कार्य का बीमा चाहे इस यूनिट में हो चाहे इस यूनिट में हो, बीमा बदलेगी नहीं। बस अगर यूनिट 1 से 2 में जाएंगे तो इसको हम m1, L1 और T1 का नाम दे देते हैं अपनी जानकारी के लिए। तो U1 के लिए अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो यह आपका है m1 और L1 का क्या है, स्क्वायर है, तो L1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और T1 का इनवर्स 2 है तो यहां पे T1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर। यहां आपका n2 है। दूसरे पद्धति में ले तो बस इसके जगह पे 1 1 1 के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। तो n2 में ये क्या हो जाएगा आपका m2 और L2 के पावर 2 और T2 के पावर -2। अब हमें मान चाहिए n2 का, तो इस पद को हमें फिर से इधर लेके आना पड़ेगा। तो जब यहां से n2 के साथ इस पद को हटा देंगे तो यहां आपका n2 बचेगा और बराबर यहां क्या है आपका n1 है और n1 के साथ में क्या है आपका m1 और L1 का स्क्वायर और T1 का इनवर्स कितना है, 2 है। तो ये आपका हो गया। और जब यह इसके साथ गुणा में है, बॉर्डर के इस पार यानी इसके साथ जब आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में कितना हो जाएगा, यह आपका m2 और L2 के पावर 2 और T2 के पावर -2 हो जाएगा। m1 और m2 दोनों का पावर 1 1 है, तो इसको हम अलग लिख लेते हैं। n2 बराबर n1 का मान कितना है यहाँ से 1, तो n1 की जगह पे हम 1 रख लिए और यह ऊपर में क्या है m1 है और नीचे में क्या है m2 है। इन दोनों का ही पावर कितना है, 1 1 है, तो दोनों का पावर हमने क्या लगा लिया, 1। L1 और L2 का पावर दोनों का पावर 2 है, इसलिए इसको ऊपर में आपका क्या है L1 है और नीचे में आपका क्या है L2 है। दोनों का पावर 2 है, तो दोनों का पावर हमने क्या लगा लिया, 2 लगा लिया। T1 और T2 दोनों का पावर -2 है, तो यहां से आपका हो जाएगा T1 बटे T2 और दोनों का पावर कितना है, -2 है। अब यहां से हम m1, L1 और T1 की वैल्यू निकालते हैं और m2, L2 और T2 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से आपका n2 बराबर कितना हो जाएगा, m1 का मान अगर देखा जाए तो यह देखिए जूल जो है कार्य का SI मात्रक है, तो यह आपका SI पद्धति है, SI मात्रक है। और अर्ग जो है कार्य का कैसा मात्रक है, CGS मात्रक है, तो यह आपका कैसा मात्रक है, CGS मात्रक है।
पहला यूनिट यानी कि U1 आपका कैसा है, SI है, तो 111 जहां लिखा हुआ है उनमें सब हम SI मात्रक लेंगे। तो M क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है आपका किलोग्राम बटे M2 दूसरा मात्रक क्या है, CGS, तो CGS में जो द्रव्यमान किस में मापते हैं, ग्राम में, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से L1 और L2, L1 यानी लंबाई, लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर, और लंबाई का CGS मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, और इसकी घात कितना है, 2। समय का SI मात्रक और CGS मात्रक हर एक मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है आपका सेकेंड, और इसकी पावर कितना है, माइनस का 2। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, 1 में इनका गुणा होगा तो मान में कोई चेंजेस नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। N2 की वैल्यू हमको निकालना है, तो N2 लिख लिए यहाँ पे, और केजी बटे ग्राम लिखा है, तो 1 केजी, केजी का मतलब 1 केजी, मीटर का मतलब 1 मीटर, ग्राम का मतलब 1 ग्राम, सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर। तो 1 केजी कितने ग्राम के बराबर है, तो 1 केजी आपके 1000 ग्राम के बराबर है। तो 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर है, 1000 और साथ में इसके आ जाएगा ग्राम, नीचे क्या है आपका ग्राम, इनटू में 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे क्या है आपका सेंटीमीटर, और इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसका पावर 2 हो जाएगा, और इसका मान 1 आया है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से N2 का मान अगर निकालें, ग्राम से ग्राम कट गया, CM से सेंटीमीटर कट गया, तो यह आपका है 1000, और इनटू में 100 केवल नहीं है, 100 के पावर 2 है, और 100 के पावर 2 का मतलब है कि 10 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो। स्क्वायर जब होता है तो जो जीरो है ना, यह जस्ट डबल हो जाता है, 3 होता तो 6 हो जाता, 4 होता तो 8 हो जाता, 5 होता तो 10 हो जाता, इस प्रकार से बढ़ता है। तो यहां से N2 का मान अगर देखें तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 के पावर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। और अगर हम इस समीकरण में ये अगर हम समीकरण 1 मान लें और समीकरण 1 से लिखें, यहाँ पे समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो 1 जूल लिखा हुआ है, तो यह कितना है आपका 1 जूल है, यह कितना है 1 जूल बराबर N2 क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आया, 10 टू पावर 7, तो 10 टू पावर 7, और यह क्या है आपका अर्ग, यह किस में है, अर्ग में, तो 1 जूल में कितना होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम किसी भी एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना सीख सकते हैं बीमा के अनुप्रयोग द्वारा। तो इस प्रकार से जो बीमा का टॉपिक है वह आपका समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।